सबसे पहले हम एब्सोल्यूट बार्स की तरफ आते हैं कि एब्सोल्यूट्स बार कौन कौन से हैं। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मुकम्मल तौर पर, यानी कि उन्होंने कंप्लीटली बता दिया है कि सूट भाई आएगा ही नहीं। मुकम्मल तौर पर उन्होंने बार कर दिया है कि जो मर्ज़ी हो जाए कि सूट नहीं आ सकता। अब कैसे है? वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर दी एब्सोल्यूट बार्स अपॉन सिविल सूट्स। सबसे पहले रेस अब जुडिस है, सेक्शन 10 है इसका, CPC का। रेस अब जुडिस क्या होता है? पहले मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ लेते हैं। रेस अब जुडिस होता है कि आपने किसी कोर्ट में जो है ना ऑलरेडी एक सूट जो है ना वो फाइल कर दिया है, ठीक है, तो वो दोबारा उसी सेम नेचर का सूट, वो सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम पार्टीज़ के दरमियान आप किसी और कोर्ट में जाके जो है ना वो नहीं कर सकते जब तक पहले वाला सूट जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसको पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। कोई भी कोर्ट जो है वो ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेगी इन एनी सूट, किसी भी सूट में, इन विच द मैटर इन इशू, जिसमें कोई मैटर इन इशू इज़ आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जिसमें कोई मैटर जो है वो इन इशू है वो ऑलरेडी किसी प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट में इन इशू था, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली। तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो उसको ट्राई प्रोसीड नहीं करेगी, सॉरी ट्राई का वर्ड नहीं है, प्रोसीड नहीं करेगी उसको। तो वो सूट वो कह रहे हैं शराइत क्या किन किन के दरमियान होना चाहिए? बिटवीन द सेम पार्टीज़, जो बाद वाला सूट वो लेके आए हैं, और अंडर द सेम टाइटल, एंड सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट, और जो वो सूट है वो सेम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हो, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि कोई भी कोर्ट जो है ना वो प्रोसीड नहीं करेगी ट्रायल की, इस तरह इसको एब्सोल्युटली बार कर दिया उन्होंने, ठीक है, यानी कि कोर्ट की जस्टिफिकेशन को एब्सोल्युटली बार कर दिया गया है। सेक्शन 10 को जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो बहुत डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि रेस अब जुडिस का प्रिंसिपल क्या और किस तरह अप्लाई होता है, और इसमें यानी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है रेस जुडिकेटा, सेक्शन 11 है इसका, CPC का, और इसमें वो बताएंगे कि रेस जुडिकेटा जो है वो क्या होता है और वो किस तरह एब्सोल्यूट बार करता है। रेस जुडिकेटा जो है पहले हम आपको वैसे बता देते हैं। रेस जुडिकेटा होता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो ट्राई ही नहीं करेगी किसी सूट को। अगर ऑलरेडी कोई सूट जो है वो डिसाइड हो चुका है तो दोबारा जो है ना वो कोर्ट उस सूट को ट्राई नहीं करेगी। डबल पार्टी का प्रिंसिपल भी इसी पर बेस करता है, जो सेक्शन 403 है CRPC में, वो भी इसी पर बेस करता है। अब रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा में क्या डिफरेंस है? रेस सब जुडिस जो है उसमें जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है सूट, ठीक है, तो बाद में नहीं आएगा। लेकिन रेस जुडिकेटा में क्या है कि केस डिसाइड हो चुका है, अब कोर्ट उसको ट्राई ही नहीं करेगी। बाकी हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे रेस जुडिकेटा का इंशाल्लाह। तो हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें किस तरह एब्सोल्यूट बार है। वो कह रहे हैं कि नो कोर्ट शैल ट्राई, कोई भी कोर्ट जो है वो ट्राई ही नहीं करेगी ए सूट और इशू, चाहे कोई सूट है या कोई इशू है, यानी सूट का कोई भी, सूट के मुख्तलिफ इशू जो फ्रेम होते हैं, कोई ए इशू जो है उनमें से, इन विच द मैटर इन इशू इज़ आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए फॉर्मर सूट, जिसमें कोई मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू था किसी फॉर्मर सूट में, बिटवीन द सेम पार्टीज़ के दरमियान, अंडर द सेम टाइटल था उस सूट का, एंड फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, और उसको जो पहले वाली कोर्ट है उसने फाइनली हर्ड और डिसाइड कर दिया था। तो वो कह रहे हैं कि वो दोबारा कोर्ट उसको ट्राई ही नहीं करेगी, ना कोई इशू को ना इशू को। आगे उसका नेक्स्ट बार जो है वो है क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। ये भी एक एब्सोल्यूट बार है। सेक्शन 47 हमें ये कहता है कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी पार्टी के दरमियान क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे, ठीक है, तो वो वही कोर्ट डिसाइड करेगी जिसको डिक्री जो है ना वो ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूट करने के लिए। ये नहीं होगा कि वो जो कह लें कि कोई भी क्वेश्चन है वो दोबारा रीजनल कोर्ट जो है जिसने डिक्री पास की है वही उसको डिटर्मिन करेगी। तो इसमें अब वो
बार किस तरह है, वो कह रहे हैं कि जो भी हमने क्वेश्चन अराइज होंगे पार्टीज़ के दरमियान, पार्टीज़ जो है ना वो सूट नहीं कर सकती, एप्लीकेशन दे सकती हैं उस कोर्ट में जो एग्जीक्यूट कर रही है डिक्री को। इसको पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज़, जो भी क्वेश्चन जो पार्टी के दरमियान अराइज होंगे, टू द सूट की जो पार्टीज़ हैं, इन विच द डिक्री वाज पास्ड, जिसमें कोई डिक्री पास हुई थी, शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, वो लाजमी तौर पर डिटरमिन करेगी वो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, जो कि डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, एंड नॉट बाय ए सेपरेट सूट, और सेपरेट सूट के ज़रिए वो नहीं सुनेगी उसको या उसको डिटरमिन नहीं करेगी। तो इस तरह ये एब्सोल्यूट बार जो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का 40 सेक्शन 7 में उन्होंने बता दिया है। अब नेक्स्ट जो बार है वो रेस्टिट्यूशन के हवाले से है, सेक्शन 144 है सीपीसी का। रेस्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है, रेस्टिट्यूशन होता है कि पुट द थिंग्स एट द सेम प्लेस, यानी कि उसको उसी हालत में दोबारा चीज़ों को रखना है जिस हालत में वो पहले थी। मसलन रेस्टिट्यूशन होती क्या है, रेस्टिट्यूशन ये वाली चीज़ ऐसे होती है, पहले कोर्ट ने, नीचे वाली कोर्ट ने जो है ना, सिविल जज फर्स्ट क्लास ने फ़र्ज़ करने को डिक्री पास कर दी है, ठीक है। वो डिक्री पास करने के बाद उन्होंने क्या किया है, वो प्रॉपर्टी जिसके डिक्री को होल्डर के हक़ में जिसमें हक़ में फ़ैसला हुआ है उसको प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर से लेके दे दी है, ठीक है। जजमेंट डेटर जो है अपील में चला गया, अपील में फ़ैसला रिवर्स हो गया। अब जो अपील में फ़ैसला रिवर्स हुआ है, अब प्रॉपर्टी जो है वो कह लें कि जो डिक्री होल्डर था नीचे वाली कोर्ट में उससे लेके जजमेंटर को देनी है, जो कि अपीलांट बन गया उधर जाके एपलेट कोर्ट में। तो उसको जब वापस लेके दी जाएगी उस अमल को हम कहेंगे रेस्टिट्यूशन, यानी कि पुट द थिंग्स इन ए प्रीवियस स्टेट और पुट द पार्टीज़ इन एक्चुअल प्लेस एज दे बिफोर सूट। अब पढ़ते हैं इसको रेस्टिट्यूशन को। वो कह रहे हैं कि नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रेस्टिट्यूशन, कोई भी सूट जो है ना वो हम कह लें कि इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन को लेने के लिए या रेस्टिट्यूशन के पर्पज़ के लिए, और एनी अदर रिलीफ, या कोई रेस्टिट्यूशन के साथ साथ हम कोई और रिलीफ लेना चाह रहे हैं, कोई इंटरेस्ट वगैरह, तो उसके लिए भी, विच कुड बी obtained बाय एप्लीकेशन, जिसको हम एप्लीकेशन के ज़रिए obtained हासिल कर सकते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट बार उन्होंने रेस्टिट्यूशन पे भी लगा दिया है। आगे क्या है कि सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, ऑर्डर 2 है, रूल 2 है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम कोई सूट करेंगे तो हमारा जो भी क्लेम होगा हम होली जो है ना वो उसको क्लेम करेंगे। अगर हमने कोई हिस्सा जो है ना वो उसका छोड़ दिया या हमने नहीं मांगा तो हम बाद में उस हवाले से जो है ना वो सूट नहीं कर सकते। तो ये इसका एब्सोल्यूट बार इस तरह उन्होंने आया है। वो कह रहे हैं कि एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल क्लेम, हर सूट जो है वो होल क्लेम पर मुश्तमिल होगा, बट वेयर ए प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू, लेकिन अगर प्लेंटिफ ओमिट कर देता है सू करना, और रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, या अपना कोई भी पोर्शन क्लेम का उसको रिलिंक्विश यानी कि कम देता है, तर्क कर देता है, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू, वो बाद में सू नहीं कर सकता, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड, उस पोर्शन के हवाले से जो कि ओमिट हो गया है, और रिलिंक्विश या जिसको रिलिंक्विश इसने कर दिया था उस हवाले से वो दोबारा सूट नहीं कर सकता। ऑर्डर 2 रूल 2 है। जब इसको पढ़ेंगे इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैंने आपके लिए शॉर्ट सी सारी चीज़ें निकाली हुई हैं कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने जो है ना एब्सोल्यूट बार किया, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब आगे कंडीशनल बार, जिस तरह हमने एब्सोल्यूट में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूटली है, यानी कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने कोई चांस ही नहीं है, बार कर दिया है। कंडीशनल में क्या है, कंडीशनल में वो कह रहे हैं कि बार है लेकिन उन्होंने शर्त लगा दी है कि अगर ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी तो फिर बार नहीं है। तो हम पढ़ते हैं कि कंडीशनल बार में किस किस तरह बार है और कहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले सूट बाय एलियन, सेक्शन 83 है इसका सीपीसी में। वो कह रहे हैं एलियन ऑन सू इन पाकिस्तान विद द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एलियन जो है, एलियन होता है गैर मुल्की परदेसी, वो कह रहे हैं कि वो सूट कर सकता है विद द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, अंडर सेक्शन 83 ऑफ कोड 1908, सेक्शन 83 के तहत। अब क्या उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि वैसे बाहर है लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट परमिशन दे देगी तो फिर वो सूट कर सकता है। सूट बाय फॉरेन स्टेट है, सेक्शन 84 है, ये भी सेम उसी तरह है। वो कह रहे हैं कि फॉरेन स्टेट इज़ आल्सो ओनली सू
वो भी सिर्फ इसी सूरत में सू कर सकती है इन पाकिस्तान इफ़ दैट स्टेट रिकोगनाइज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर उसको फेडरल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की उसने रिकोगनाइज़ किया है। ऑलमोस्ट हमने सारी कंट्रियों को रिकोगनाइज़ किया हुआ है, माशा इसराइल को, तो हम तकरीबन सबको ही यानी कि तस्लीम करते हैं। अब स्पेशल बार है, स्पेशल बार में ये होगा कि कुछ स्पेशली तौर पे कोई ऐसे सूट जो है ना वो स्पेशल कोई सूट आ गए हैं, तो उसमें स्पेशल तौर पर उन्होंने कदगन लगा दी है, उसको बार कर दिया कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कि आप ये चीज़ नहीं सुन सकती या इस तरह आप सुन सकती है ये चीज़ कोर्ट को, यानी कि उन्होंने स्पेशली तौर पे जो है ना वो बार किया है। तो स्पेशल बार सेक्शन 92 है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो सूट होता है कि क्योंकि जो प्रॉपर्टी के ट्रस्ट के मामलात और जो चैरिटेबल पर्पज़ के मामलात होते हैं ये हसास नौइयत के होते हैं, इसलिए हम इसको स्पेशली मैटर जो है ना वो ट्रीट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी कोई पब्लिक पर्पज़ के लिए कोई चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट की है डीड, उसको किसी ने ब्रीच कर दिया है, तो सूट जो है ना वो एडवोकेट जनरल जो है ना प्रोविंस ऑफ पंजाब का, ठीक है, वही ही उसको फ़ाइल करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन यानी कि जिनके हवाले से जो है ट्रस्ट जो है ना या कह लें कि लोग जो उधर मौजूद है, ठीक है, जिनकी यानी कि ट्रस्ट डीड के कह लें कि जिनके हवाले से बनाई गई थी, वो दो या दो से ज़्यादा मिल के जो शख्स है ना वो फिर सूट फ़ाइल करेंगे, वो भी कोर्ट की इजाज़त से ही फ़ाइल करेंगे। अगर कोर्ट परमिशन देगी तो फिर फ़ाइल करेंगे, अदरवाइज़ बार है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। इसको पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो जो क्रिएट की गई है फॉर द पब्लिक पर्पज़ ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर, जो कि पब्लिक पर्पज़ के लिए थी, चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर की थी। अ सूट कैन ओनली बी फाइल्ड, अ सूट जो है वो सिर्फ इसी सूरत में फ़ाइल किया जा सकता है बाय एडवोकेट जनरल, अगर उसको एडवोकेट जनरल करे, और टू और मोर पर्सनस विद द लीव ऑफ द कोर्ट, या दो से ज़्यादा पर्सन करें कोर्ट की लीव के साथ। तो ये वाला था जी स्पेशल बार, ठीक है। अब आखिरी हमारा रह गया है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार, यानी कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को किस तरह बार किया गया है, कहाँ पर बताया गया है, ये हमारी आखिरी हेडिंग है। तो वो कह रहे हैं सूट विच कॉग्निजेंस आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। सबसे पहले हम एक्सप्रेसली देखेंगे। एक्सप्रेसली होता क्या है? एक्सप्रेसली होता है इन रिटन, इन रिटन, और कह लें कि आप एक्चुअल वर्ब, इन एक्चुअल वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम जो है ना वो कहते हैं एक्सप्रेस, यानी लिख कर कह लें कि मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को बयान कर देना वाज़ह तौर पर, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस बार। एक्सप्रेस बार मीन्स एक्सप्रेसली और इन राइटिंग बार्ड इन एनी स्टैचू और एनेक्टमेंट। एक्सप्रेस बार क्या होता है? किसी भी उसको एक्सप्रेसली या लॉ या एक्सप्री इन राइटिंग में किसी लॉ या स्टैचू की तरफ से जो है ना वो बार कर दिया है कि भाई आप ये सूट जो है ना वो नहीं सुन सकती। सिविल कोड को कहा गया कि हम सुनेंगे, हमारी अलहदा जुरिस्डिक्शन है। अब कहाँ कहाँ पर बयान किया गया? क्रिमिनल मैटर है। वो कह रहे हैं क्रिमिनल मैटर जो है ना उनको क्रिमिनल कोर्ट ही सुनेगी, सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन ऊपर बार है। सिविल कोड जुरिस्डिक्शन इज़ बार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर क्रिमिनल कोर्ट, यानी क्रिमिनल कोर्ट के सामने जो भी प्रोसीडिंग पड़ी है उसके हवाले से सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार है, वो उसको नहीं सुन सकती। एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग बिफोर क्रिमिनल कोर्ट इज़ विदाउट जुरिस्डिक्शन। हाँ, एक सूरत भैया, वो कह रहे हैं कि अगर क्रिमिनल कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन उसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है वो प्रोसीडिंग, तो फिर जो है वो सिविल कोर्ट उसको देख सकती है अगर उसकी कह लें कि वो जुरिस्डिक्शन पे पूरा उतर रही है सिविल कोर्ट की। अगर रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू मैटर जो है वो तो सीधी सी बात है, रेवेन्यू एक्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि रेवेन्यू जो मैटर हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स ही सुनेंगी, उनको एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हासिल है। सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है ना उनको उन्होंने बार कर दिया है। अगर रेवेन्यू मैटर्स आर विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, वो रेवेन्यू कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इज़ बार्ड, द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इज़ बार्ड स्पेशली, ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली एज प्रोवाइडेड इन रेवेन्यू लॉ।
जिस तरह के ख़ास तौर पर बयान कर दिया गया रेवेन्यू लॉ में कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बाहर है, वो इसको नहीं सुनेगी। ठीक है, अब आगे इसके फैमिली मैटर्स हैं। फैमिली मैटर जो है उसको भी मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस है 1961 और मुस्लिम फैमिली एक्ट है 1964। वहाँ पर उन्होंने स्पेशली तौर पे जो बता दिया है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है ना वो बाहर है। ठीक है, और फैमिली कोर्ट जो है उसको एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हासिल है, वो ही सूट उसके सुनेगी और उस पर CPC जो है ना वो अप्लाई नहीं होगा। अगर अप्लाई होगा भी तो एक मखसूस हद तक अप्लाई होगा। वो कह रहे हैं कि फैमिली मैटर्स आर एक्सक्लूसिवली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट। वो जो फैमिली मैटर्स हैं वो लाजमी तौर एक्सक्लूसिवली तौर पर जो है ना फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फ़ाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961, जिसको मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 में जो है ना वो बयान कर दिया गया है। तो ये था जी एक्सप्रेस बार। अब इसका इम्प्लाइड बार है कि इम्प्लाइडली कहाँ पर, इम्प्लाइड का मतलब होता है इशारतन, बाय साइंस, रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एक्ट को जो है ना वो बार कर देना सिविल कोर्ट्स के। वो कौन से एक्ट हैं और कहाँ पर बयान किया गया है? एक्ट्स ऑफ स्टेट हैं। जो स्टेट्स के एक्ट होते हैं वो क्या आप कह लें कि स्टेट जो है ना वो एक सॉवरेन अथॉरिटी है, तो इस वजह से जो उनके एक्ट है ना उनके एक्ट पर सिविल कोर्ट्स को जो है ना वो इशारतन उन्होंने ना वो बार कर दिया है कि सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ऊपर हासिल नहीं होगी। अगर होगी तो वो किस तरह होगी वो बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इस क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इज़ बार्ड अपॉन एन एक्ट ऑफ स्टेट, कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो बार है स्टेट ऑफ एक्ट ऑफ स्टेट के हवाले से, डन इन इट्स सेवरन कैपेसिटी, जिनको उन्होंने जो है ना अपनी सेवरन कैपेसिटी में जो है ना वो डन किया है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ऑफ द स्टेट इज़ इम्प्लाइडली बार। तो जब कोई भी सेवरन अथॉरिटी जो है ना वो अपने कैपेसिटी में कोई एक्ट डन करेगी तो उसका सब्जेक्ट मैटर सूट का जो है ना उसको इम्प्लाइडली वो कह रहे हैं कि बार कर दिया गया है। ठीक है, कोर्ट के सिविल कोर्ट जो है ना उसको नहीं सुन सकती। हाउएवर, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाउएवर इट इज़ फॉर द सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट पर है टू डिटरमिन वेदर अ पर्टिकुलर एक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ स्टेट और नॉट। लेकिन फिर भी ये चीज़ सिविल कोर्ट ने ही डिसाइड करनी है कि एक मखसूस एक्ट जो है वो स्टेट का है या उसने सॉवरेन अथॉरिटी में डन किया है कि नहीं किया है। तो ये थे जी हमारे बार के किस तरह जो है ना वो सिविल कोर्ट जो है ना वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रखती है और कौन कौन से उन पे बार हैं कि वो कौन कौन से जो है ना वो सूट नहीं सुन सकती या उनको जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। और आखिर में एक हेडिंग जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी लिखनी है। किसी क्वेश्चन में भी आपको आए आपने आंखें बंद करके लिख देनी है। ये एक हेडिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि टर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि जुरिस्डिक्शन की टर्मिनेशन कैसे होगी। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 क्या है कि कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। इनहेरेंट पावर्स के जो उसको पेटेंट राइट्स के जो है ना वो हाई कोर्ट के उसकी तरफ से तहवीज़ की गई हैं कि वो फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस कोई भी काम जो है ना वो कर सकती हैं। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 सिविल कोर्ट्स हैव इनहेरेंट पावर्स टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ देयर ओन जुरिस्डिक्शन, कि उसको खुली छुट्टी है। वो कह रहे हैं कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन का जो है ना वो क्वेश्चन खुद तयन कर सकती है और उसका क्वेश्चन जो अराइज़ होगा जुरिस्डिक्शन का उसको जो है ना वो डिसाइड कर सकती है। लेकिन बात वही है कि इनहेरेंट पार्ट जो है ना फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस जो है ना वही इसीलिए उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन असाइनमेंट जो थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई आप कमेंट में या वैसे हमसे पूछ सकते हैं। और ये मेरा ईमेल नंबर जो है ये भी मौजूद है। ठीक है, और आप वैसे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं कभी भी।